स्वागत है ईयर पेज में, जहां हम आपको किताबों के सारांश सुनाते हैं ताकि आप हर किताब की गहरी समझ सिर्फ 30 मिनट के अंदर पा सकें। पैसा, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? अमीरी, ऐशो आराम। पर क्या आपने कभी सोचा है, पैसे को कमाना और पैसे को समझना दो अलग चीजें हैं? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि अमीर सोचने का तरीका सिखाती है। नाम है पैसे के मनोविज्ञान की कहानी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अध्याय एक। हर किसी का अनुभव अलग होता है। पैसा और संपत्ति को लेकर हर व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी जीवन यात्रा, अनुभव और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक मंदी में बड़ा हुआ है तो वह हमेशा पैसे को बचाकर रखेगा और जोखिम से बचेगा। वहीं जो व्यक्ति एक आर्थिक बूम में बड़ा हुआ है, वह अधिक जोखिम लेने और खर्च करने में सहज महसूस करेगा। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि क्यों हमें दूसरों की वित्तीय आदतों और निर्णयों को समझने से पहले उनके व्यक्तिगत अनुभव और जीवन की स्थिति पर विचार करना चाहिए। हम अक्सर दूसरों को पागल समझते हैं जब वे पैसे खर्च करते हैं या बचाते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति है जो उनके निर्णयों को आकार देती है। अर्थात किसी की भी वित्तीय सोच और रणनीति सही या गलत नहीं होती, बल्कि यह उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम सबकी पैसे की मानसिकता अलग होती है और यही चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है। अध्याय दो। किस्मत और जोखिम। हर सफलता सिर्फ मेहनत और योजना का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत और जोखिम की भी बड़ी भूमिका होती है। अक्सर हम सफल लोगों की कहानियों को सुनकर ये मान लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपने बलबूते हासिल किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें सही समय पर सही मौके भी मिले। बिल गेट्स इसका एक उदाहरण है। उन्हें एक ऐसा स्कूल मिला जिसमें शुरुआती दौर में कंप्यूटर की सुविधा थी, जो उस समय दुर्लभ थी। यह किस्मत का ही एक पहलू था। इसी तरह कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे गलत समय पर गलत स्थिति में होते हैं। यह जोखिम का हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हमें न तो अपनी सफलता पर घमंड करना चाहिए और न ही दूसरों की असफलता को केवल उनकी गलतियों का परिणाम मानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान की कहानी में किस्मत और जोखिम दोनों जुड़े होते हैं। अध्याय तीन। असली दौलत वह है जो दिखती नहीं। हम में से ज्यादातर लोग दौलत को कार, घर या महंगे ब्रांड्स जैसी दिखने वाली चीजों से जोड़ते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली दौलत वह होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, जैसे बचत, निवेश और वित्तीय आजादी। यह दौलत हमें विकल्प देती है, आजादी देती है और भविष्य को सुरक्षित बनाती है। जो चीजें दिखती हैं वे आमतौर पर खर्च होती हैं, जैसे महंगी घड़ी या गाड़ी। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है, वह ही आपकी दौलत है। बहुत से अमीर लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण घरों में रहते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक रूप से बहुत सुरक्षा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे समझते हैं कि दिखावा अस्थायी है, लेकिन बचत स्थायी लाभ देती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल दिखावे के लिए खर्च करने से बेहतर है कि हम अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करें जो हमें दीर्घकालिक सुरक्षा और स्वतंत्रता दे सके। अध्याय चार। जल्दी अमीर बनने की दौड़। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो लंबे समय में नुकसानदायक हो सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा और जोखिम लें, तेजी से निवेश करें या दूसरों की नकल करें, तो हम भी जल्दी सफल हो सकते हैं। लेकिन यही सोच अक्सर हमें अस्थिरता और वित्तीय असफलता की ओर ले जाती है। जल्दी अमीर बनने की सोच में सबसे बड़ा खतरा है लालच और धैर्य की कमी। जब हम बिना ठोस योजना के पैसा कमाने की जल्दी में होते हैं, तब हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेखक बताते हैं कि असली वित्तीय सफलता अचानक नहीं आती, वह समय, अनुशासन और लगातार प्रयासों से आती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें शॉर्टकट्स के बजाय दीर्घकालिक सोच अपनानी चाहिए। यदि हम संयम और समझदारी से काम लें, तो हम स्थायी और सुरक्षित तरीके से अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय पांच। धन का जादू, चक्रवृद्धि की शक्ति। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी शक्ति से परिचित कराते हैं जो सामान्य दिखती है लेकिन असाधारण परिणाम देती है। चक्रवृद्धि ब्याज। यह ऐसा चमत्कार है जो समय के साथ आपकी संपत्ति को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत तभी दिखती है
जब आप धैर्य से काम लें। लेखक बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों का उदाहरण देते हैं, खासकर वॉरेन बफेट का, जिनकी अधिकांश संपत्ति उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाई, लेकिन इसकी नींव उन्होंने किशोरावस्था में डाल दी थी। उनका सबसे बड़ा निवेश समय था। चक्रवृद्धि की ताकत यही है। जब आप निवेश को समय देते हैं, तो आपका पैसा न सिर्फ बढ़ता है, बल्कि वह अपने ऊपर ब्याज कमाता है, और वह ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है। यही प्रक्रिया धन को जादू की तरह बढ़ाती है। अध्याय 6। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे बनाए रखना एक हुनर है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि धन अर्जित करना और धन को बनाए रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग कौशल हैं। बहुत से लोग जीवन में अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वे उसे संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कमाने में साहस, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता चाहिए, जबकि बचाने में नम्रता, डर और लगातार सतर्क रहने की प्रवृत्ति चाहिए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग अचानक अमीर बने, लेकिन जल्द ही सब कुछ खो बैठे, क्योंकि वे खुद को अजेय मान बैठे थे। वहीं कुछ लोग साधारण आमदनी में भी धन को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखते हैं, क्योंकि वे लालच से दूर रहते हैं और हमेशा जोखिमों के लिए तैयार रहते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कभी-कभी थोड़ा डर और सतर्कता होना आपके धन की रक्षा करता है। हर बार ज्यादा कमाने की दौड़ में भागने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो कुछ है उसे टिकाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अध्याय 7। निवेश और मनोविज्ञान। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि निवेश सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। हम जो निवेश करते हैं, वह केवल बाजार के आंकड़ों और रुझानों पर आधारित नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिकता और भावनाओं पर भी बहुत प्रभावित होता है। जब बाजार ऊपर जाता है, तो लोग उत्साहित हो जाते हैं, और जब बाजार गिरता है, तो डर और घबराहट का माहौल बन जाता है। ये मनोविज्ञान निवेश में एक अहम भूमिका निभाता है। लेखक का कहना है कि सबसे सफल निवेशक वे होते हैं जो अपने मानसिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर पाते हैं। निवेशक को अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और समय के साथ धैर्य रखना चाहिए। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप धैर्य रखें तो आप अधिक लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि निवेश में समझदारी और सतर्कता जरूरी है, और यह भी कि लाभ कमाने के लिए सही समय पर सही फैसले लेने की कला आनी चाहिए। अध्याय 8। क्या आप खुश हैं? इस अध्याय में लेखक यह सवाल उठाते हैं कि क्या पैसे का पीछा करना हमें सच्ची खुशी दिलाता है? अक्सर हम मानते हैं कि अधिक पैसा होने से हम खुश होंगे, लेकिन वास्तव में ये एक भ्रम हो सकता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में अधिक पैसे की चाहत में जीते हैं, लेकिन जब वे अधिक पैसा कमाते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि उनके पास पहले से जो था, वह शायद ज्यादा था। लेखक के अनुसार खुशी का संबंध कभी ना खत्म होने वाली दौलत से नहीं, बल्कि संतुष्टि और मानसिक शांति से है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखें, तो हम अपने जीवन से अधिक खुश रह सकते हैं। बहुत अधिक पैसा प्राप्त करने का लक्ष्य केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप दिखावा कर सकें, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने जीवन को सरल और संतुलित तरीके से जी सकें। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि धन का सही उपयोग तभी किया जा सकता है, जब हम उसकी सही मानसिकता को समझें और सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ने की बजाय संतुष्टि को प्राथमिकता दें। अध्याय 9। निवेश का सबसे बड़ा खतरा। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा खतरा नुकसान नहीं है, बल्कि जोखिम का सही आकलन न कर पाना है। कई बार लोग निवेश के समय अपनी संभावनाओं का सही आकलन नहीं कर पाते, और उन्हें लगता है कि एक निवेश योजना पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन असल में किसी भी निवेश में जोखिम निहित होता है, और यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जो निवेश कर रहे हैं, उसकी वास्तविक जोखिम क्षमता क्या है। लेखक ये बताते हैं कि अधिकांश निवेशक इस वास्तविकता से अनजान रहते हैं कि किसी भी निवेश में छिपा हुआ जोखिम होता है। जब लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निवेश करते हैं, तो वे बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर देते हैं। वे यही मानते हैं कि बाजार हमेशा उनके पक्ष में रहेगा, लेकिन यही अति आत्मविश्वास एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस अध्याय में लेखक की मुख्य सलाह यह है कि निवेश करते वक्त हमें अपने जोखिम को समझना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपनी क्षमता के मुताबिक जोखिम उठाएं
और केवल फायदे के लिए ना सोचें। अध्याय 10, आपको खुद से ज्यादा विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि निवेश और वित्तीय निर्णयों में हमेशा आत्मविश्वास रखना खतरनाक हो सकता है। हम जब खुद को बहुत ज्यादा समझते हैं तो हम सोचते हैं कि हम हमेशा सही फैसले लेंगे। लेकिन लेखक का कहना है कि सिर्फ आत्मविश्वास के कारण लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित हो सकता है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं तो हम जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक के अनुसार समझदारी और लचीलापन जरूरी है, क्योंकि भविष्य की अनिश्चितताओं को सही तरीके से समझना जरूरी है। हमेशा यह मानकर चलना कि आप हर निर्णय में सही होंगे गलत हो सकता है। असल में सबसे अच्छे निवेशक वे होते हैं जो खुद को सही समझने के बजाय अपनी गलतियों को स्वीकारने की क्षमता रखते हैं और जो अपने फैसलों में लचीलापन रखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि निवेश और जीवन में आत्मविश्वास रखना ठीक है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को भी समझना चाहिए और कभी भी पूरी तरह से यह नहीं मानना चाहिए कि हम हमेशा सही हैं। अध्याय 11, दो प्रकार की वित्तीय सफलता। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि वित्तीय सफलता दो प्रकार की हो सकती है। पहला, वह सफलता जो समाज में दिखती है, और दूसरा, वह जो निजी तौर पर अनुभव की जाती है। समाज में दिखने वाली सफलता अक्सर बाहरी चीजों से जुड़ी होती है, जैसे महंगी गाड़ी, आलीशान घर और बड़े ब्रांड्स। लेकिन असली सफलता वह होती है जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और मानसिक शांति। लेखक का कहना है कि कई लोग समाज में दिखने वाली सफलता की ओर भागते हैं, लेकिन असली संतुष्टि उस सफलता में नहीं होती। असली सफलता तो तब मिलती है जब आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बिना किसी दिखावे के। धन का सही इस्तेमाल केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खुशी और संतुष्टि पाने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि सच्ची वित्तीय सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे अमीर इंसान हों, बल्कि यह है कि आपके पास जीवन में संतुलन और खुशी हो। अध्याय 12, मानव स्वभाव और धन। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि धन का प्रबंधन केवल तर्क या गणना का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी मानव स्वभाव से भी गहरे जुड़े होते हैं। मनुष्य का स्वभाव विभिन्न भावनाओं से प्रभावित होता है, जैसे कि लालच, डर, ईर्ष्या और संतुष्टि। इन भावनाओं का हमारे वित्तीय फैसलों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर यह मानते हैं कि वित्तीय फैसले केवल तर्क और आंकड़ों पर आधारित होते हैं, लेकिन असल में ये फैसले हमारे मानसिक और भावनात्मक रुझानों से आकार लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, तो लोग डर या लालच के कारण अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन निवेश में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने स्वभाव को कैसे नियंत्रित करते हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपने स्वभाव को समझकर और उसे नियंत्रित करके अपने निवेश निर्णयों को ज्यादा स्थिर और सोच समझकर लेना चाहिए। अध्याय 13, समझदारी से अधिक संयम। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि वित्तीय सफलता का मुख्य कारण सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि संयम है। भले ही हम कितना भी समझदार निवेशक क्यों न हों, अगर हम समय के साथ अपने फैसलों पर संयम नहीं रखते, तो हम नुकसान उठा सकते हैं। बहुत से लोग निवेश में समझदारी से ज्यादा जल्दबाजी और निरंतर बदलाव करते रहते हैं, जिससे उनकी पूरी रणनीति गड़बड़ा सकती है। लेखक के अनुसार सतत सफलता का राज यह है कि हम धैर्य रखें, अपनी रणनीतियों पर टिके रहें और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हों। अच्छा निवेशक वह होता है जो समय के साथ संयम से काम लेता है, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव हो या ना हो। इस प्रकार संयम रखना और लंबी अवधि तक टिके रहना ही असली सफलता का मंत्र है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि संयम से निवेश करने वाले लोग हमेशा बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि बाजार के वास्तविक रुझानों पर ध्यान देते हैं। अध्याय 14, रिटायरमेंट और समय। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट की योजना बनाना केवल किसी विशिष्ट राशि को जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और समय के सही प्रबंधन का भी सवाल है। रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति के पास समय और धन दोनों होते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद पैसा तो जमा कर लेते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। लेखक का कहना है कि रिटायरमेंट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके पास समय होता है,
लेकिन यह भी तभी काम आता है जब आपके पास सही दृष्टिकोण और मानसिकता हो। अगर आपने जीवन भर एक समझदारी से पैसे बचाए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि रिटायरमेंट के समय को खुद के विकास, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि केवल पैसा जमा करने में। अध्याय 15, क्या आप अमीर हैं? इस अध्याय में लेखक यह सवाल उठाते हैं कि अमीर होने का असली मतलब क्या है। समाज में अक्सर लोग अमीर होने को केवल धन और भौतिक संपत्ति से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार अमीर होने का मतलब केवल अधिक पैसे और महंगे सामान का मालिक होना नहीं है। असल में अमीर होने का मतलब है अपने जीवन में संतुलन और मानसिक शांति होना। अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट और खुश हैं, तो आप असल में अमीर हैं, भले ही आपके पास कितनी भी संपत्ति हो। लेखक का कहना है कि अमीर होने के पीछे केवल भौतिक संपत्ति का होना जरूरी नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुलित रखें और जीवन को खुशहाल तरीके से जीने की क्षमता रखें। असल में बहुत सारे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वे अधिक खर्च करने और दिखावे के पीछे अपनी खुशी खो देते हैं। इसलिए धन और संपत्ति का सही उपयोग तभी होता है जब आप अपनी मानसिक शांति और संतुष्टि पर भी ध्यान दें। अध्याय 16, आप और मैं अलग हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि हर व्यक्ति की आर्थिक सोच, जरूरतें और अनुभव अलग होते हैं, और यही वजह है कि एक जैसी वित्तीय सलाह सभी पर लागू नहीं होती। हम अक्सर दूसरों के फैसले देखकर खुद भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने क्रिप्टो में निवेश किया और मुनाफा कमाया, तो हम भी तुरंत वही करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह भूल है, क्योंकि जो रणनीति किसी एक के लिए सही है, वह दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती है। आपकी उम्र, जिम्मेदारियां, जोखिम उठाने की क्षमता और आपके लक्ष्य, ये सब चीजें आपकी वित्तीय योजना को खास बनाते हैं। इसलिए किसी और के फैसलों की नकल करने के बजाय आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि बाजार में बहुत से लोग अलग अलग नजरिए से काम कर रहे होते हैं। कोई ट्रेडर है, कोई निवेशक। इन दोनों की रणनीतियां और सोच अलग होती हैं, इसलिए उनकी हरकतों को देखकर घबराना या प्रेरित होना गलत हो सकता है। अध्याय 17, धन के बारे में चुप रहना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली धन वह होता है जो दिखता नहीं है। समाज में अक्सर हम उस व्यक्ति को अमीर मान लेते हैं जो महंगी कार चलाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है या आलीशान घर में रहता है। लेकिन लेखक के अनुसार धन का दिखावा और वास्तविक संपत्ति दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करके दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, जबकि असली अमीरी तब होती है जब आप बिना दिखावे के भविष्य के लिए बचत और निवेश कर रहे होते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि चुपचाप धन इकट्ठा करना, उसका सही प्रबंधन करना और उसे दूसरों को दिखाए बिना बढ़ाना, यही वित्तीय समझदारी की पहचान है। दिखावे से मिलने वाली तारीफ कुछ समय के लिए होती है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता जीवन भर के लिए होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन का असली मूल्य उसकी चुपचाप बढ़ती ताकत में है, न कि उसकी चमक में। अध्याय 18, जब आप इसे अपना नहीं मानते। इस अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू की चर्चा करते हैं। किसी चीज को अपना मानने का भाव हमारे वित्तीय फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। जब हम किसी पैसे को मेहनत से कमाते हैं, तो उसका मूल्य हमें ज्यादा महसूस होता है। लेकिन अगर हमें वही पैसा अचानक विरासत, लॉटरी या बोनस के रूप में मिल जाए, तो हम अक्सर उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेखक इसे मानसिक खाता, मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं, जहां हम पैसे को उसके स्रोत के आधार पर अलग अलग भावनात्मक मूल्य देते हैं। इससे कई बार हम फिजूल खर्ची या अनावश्यक जोखिम उठाने वाले फैसले ले बैठते हैं। उदाहरण के लिए, बोनस के पैसे को हम आसानी से खर्च कर देते हैं, जबकि नियमित सैलरी को सावधानी से संभालते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है कि पैसा, चाहे जहां से भी आए, उसका मूल्य एक जैसा समझना चाहिए। अगर हम हर रुपये को मेहनत की तरह देखें, तो हम अधिक सतर्क और समझदार निर्णय लेंगे। अध्याय 19, आपको कितना चाहिए? इस अध्याय में लेखक एक गहन और जरूरी सवाल उठाते हैं, कितना काफी है? बहुत से लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि वे कभी रुक कर यह सोचते ही नहीं
कि आखिर उन्हें कितना चाहिए। वे हमेशा और ज्यादा कमाने की चाह में लगे रहते हैं, लेकिन इस चाह का कोई अंत नहीं होता। लेखक कहते हैं कि अगर आपको यह नहीं पता कि कहाँ रुकना है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यह असंतोष आपको जोखिम भरे फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसे कि ज्यादा रिटर्न की लालच में गलत निवेश करना या अपनी शांति और रिश्तों की कीमत पर काम करते रहना। इस अध्याय का एक गहरा संदेश है कि कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप संतोष और नियंत्रण की भावना के साथ जीते हैं, तो कम भी आपको खुशी और सुरक्षा दे सकता है। लेखक हमें यह सोचने को प्रेरित करते हैं कि वित्तीय आजादी का असली मतलब है यह जानना कि आपके लिए काफी क्या है और कब रुकना है। अध्याय 20, सबसे महत्वपूर्ण बात। इस अंतिम अध्याय में लेखक पूरी किताब का सार एक सरल लेकिन गहरी बात में समेटते हैं। वित्तीय सफलता का असली रहस्य है बचे रहना। चाहे आप कितने भी समझदार निवेशक हों, कितनी भी रणनीति बना लें, अगर आप अपने फैसलों से खुद को आर्थिक रूप से खत्म कर लेते हैं, तो सब बेकार है। लेखक कहते हैं कि लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ी रणनीति है, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो छोटी छोटी पूंजी को विशाल संपत्ति में बदल देती है। इसके लिए जरूरी है कि आप लालच, डर और जल्दबाजी जैसे भावनाओं पर काबू रखें। आपको ऐसे फैसले लेने चाहिए जो आपको लंबे समय तक टिकने में मदद करें, न कि तुरंत अमीर बनने के चक्कर में जोखिम उठाने पर मजबूर करें। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि स्थिरता, अनुशासन और धैर्य का परिणाम है। यदि आप आर्थिक जीवन में बचे रहते हैं, तो आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफल होते जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आप किसी और किताब का सारांश सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं। ईयर पेज से जुड़ें और किताबों के सारांश पाएं। धन्यवाद।